नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का 14वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। मीरा आर्यन की आवाज़ से अपनी सोच से बाहर आती है और आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, आपका आना ना आना एक ही जैसा है। ना आप रहते हो तो इसी कमरे में हो तो आओ या जाओ, उसे मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर आर्यन अपनी बात बदलते हुए कहता है, क्या सोच रही थी इतनी देर से। मीरा ठंडी आवाज में अपना जवाब देती है, किसी की मौत और किसी की बर्बादी, यही सोच रहे हम। उसे मारे या पहले उसे बर्बाद करें। आर्यन मीरा के मुंह से यह शब्द सुनकर उसे आंखें फाड़ कर देखने लगता है। मारे या उसे बर्बाद करें। मीरा के मुंह से यह बात सुनकर आर्यन आंख फाड़ कर उसे लगातार देखने लगता है। फिर खुद को संभाल कर मीरा से बोलता है, तुम क्या सोच रही हो, क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताने का प्रयास करोगी। मीरा, आपको मेरे साथ रहकर इतना भी समझ नहीं आया। मीरा ने कहा कि मैं क्या सोच रही हूँ। आर्यन ने बोला, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ जो तुम्हारे मन के ख्यालों को भी पढ़ सकूं। मीरा, तो बन जाइए अंतर्यामी, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। आर्यन ने कहा, हाँ यही बाकी रह गया है, बस और कुछ भी नहीं। और कुछ भी है तो बता दो, वह भी बन जाता हूँ। तुम कहो तो हिमालय पर तपस्या करने चला जाता हूँ। मीरा मुस्कुरा कर बोली, यह करने की जरूरत नहीं है आर्यन जी आपको। अगर हिमालय पर चले गए तो राजस्थान और अलवर को कौन संभालेगा। अलवर के कुंवर और राजस्थान के होने वाले राणा शाह हैं। तुम शब्द बदलने की कोशिश मत करो, मुझे सही से बताओ तुम क्या बोल रही थी। किसे मारने की और किसे बर्बाद करने की बात कर रही थी। मीरा गहरी सांस लेकर बोली, अपने दुश्मनों को। आपको पता ही होगा मेरे दुश्मन कौन है। बस उन्हीं के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर रही थी, उन्हें बर्बाद करने के लिए। मुझे जल्दी ही मेरा महल और मेरी रियासत चाहिए, या मिलने के बाद ही मैं उन्हें धक्के मार कर जोधपुर से बाहर निकाल लूंगी, फिर मुझे शांति मिलेगी। मीरा ने अपनी आंखों में क्रोध लाते हुए कहा। आर्यन मीरा को शांत करते हुए आगे कहता है, शांत हो जाइए मीरा, आप पहले शांति दिमाग से सोचिए आगे क्या करना है, फिर कदम उठाइए। दुश्मन को आपके कदम की भनक बिना लगे ऐसे उस पर वार कीजिए जिससे वह बचने लायक भी ना हो। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। मीरा ने ना समझी से कहा, रावत एम्पायर के बारे में बात कर रहा हूँ। वह शैतान सिंह के नाम पर नहीं है। और रही बात रावत एम्पायर को लेने की, तो एक बात याद रखिए, आपको पहले अपनी रियासत के कागजात और रावत एम्पायर के कागज चाहिए होंगे। कागजात आपके पास भी नहीं है और ना ही शैतान सिंह के पास। पहले आपको प्रॉपर्टी पेपर को ढूंढना होगा, उसके साथ ही हम बिना लड़ाई झगड़े के आपकी रियासत को ले सकते हैं। आपको पता है हमारे पिता राणा सागर, आपके पास कागजात होंगे तो राजस्थान की न्याय व्यवस्था अनुसार आपको आपकी रियासत बिना कहे मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद ऐसे भी शैतान सिंह की पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म होने वाली है, उसे यह रियासत वैसे भी छोड़नी पड़ेगी और सारी रियासत ट्रस्ट में चली जाएगी और रावत एम्पायर के शेयर पब्लिक हो जाएंगे और रावत ट्रस्टी चला जाएगा। मीरा को आर्यन की बातें समझ में आ रही थी और वह समझना भी चाहती थी, क्योंकि आर्यन गलत नहीं कह रहा था। उसे अभी यह काम बस बिना खून खराबे के करना था, क्योंकि वह पहले से ही घायल थी और अपने भाई के राजस्थान आने तक उसे यह सब हल्के में ही लेना होगा। फिर वह अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहती है, पर हमें पेपर्स लेने के लिए जोधपुर जाना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पेपर कहाँ रखे हैं वह बस मुझे ही पता है और हमारी माँ को, और उसके लिए मुझे जोधपुर जाना ही होगा। और अभी हालत ऐसी नहीं है कि हम जोधपुर जा सके। मीरा ने चिंतित स्वर में कहा। आर्य ने गहरी सांस लेता है और आगे मीरा से कहता है, तुमने सही कहा कि इस वक्त जोधपुर जाना खतरे से खाली नहीं है। हालत बहुत खराब है इस वक्त, और जोधपुर अलवर के रिश्ते थोड़े नाजुक समय से भी चल रहा है, पर फिर भी हम जोधपुर जा सकते हैं। इतना कहकर आगे वो शांत हो जाता है। मीरा आर्यन की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगती है और आगे बोलती है, हम कैसे जा सकते हैं, कुंवर साहब बताइए हमें। आर्यन अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए मीरा की तरफ देखता है। मीरा आर्यन के चेहरे की मुस्कान देखकर और भी चढ़ जाती है और आर्यन को घूर कर देखते हुए बोलती है, पहले ऐसे मुस्कुराना बंद कर दीजिए और मुझे बताइए हम कैसे जा सकते हैं जोधपुर। आर्यन बोला, भाई गजब की जबरदस्ती है तुम्हारी, हम थोड़ा सा मुस्कुरा भी नहीं सकते हैं। तुम तो मुझे भी धमकी पर धमकी दिए जा रही हो।
मीरा ने कहा। हाँ तो बताइए ना, आर्यन कहा। बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। नवरात्र के 5वें दिन हमें बाबा साहब और मासा को हमारी नज़दीकी रियासत जितनी भी है उन्हें निमंत्रण देने जाना होगा। हम जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर के साथ साथ भीलवाड़ा, देवगढ़ और रणथंभौर जाना होगा। वहाँ के राज परिवारों को राजसी सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए। तब तक के लिए तुम ठीक भी हो चुकी होगी थोड़ी सी, तो हम जोधपुर भी जाएंगे, वहीं हम निमंत्रण देने के बहाने जाएंगे और वहाँ पर जहाँ पेपर रखे हैं तुम वहाँ पर जाकर पेपर लेकर आना। हम सबका ध्यान भटका कर रखेंगे। मीरा, सच में हमें जाना होगा और सच में हमें पेपर मिल जाएंगे? मीरा ने कहा। सच में तुम इतनी भोली हो या भोली होने का नाटक कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगता है कि तुम बहुत भोली हो, पर जब अंदर का दाना हो जाता है ना, तब तब सब खो जाने के लिए आतुर हो जाती हो। और आज इतना भोलापन देखकर मुझे तुम पर विश्वास करने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है। क्या तुम वही आग की ज्वालामुखी मीरा हो? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं हर वक्त लोगों को मारती ही रहती हूँ, लोगों को काटती फिरती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? आर्यन ने कंधे उचकाते हुए कहा। आप इतने बुरे हो आर्यन सिंह राठौर, आपको आपकी पत्नी का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? आर्यन मीरा की बात सुनकर उससे कहता है। पहली बात, मैंने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया, और ये कहना बंद कर दो कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। वहीं रात का वक्त, राजस्थान रेगिस्तानी इलाके में रात का समय था। एक शख्स रेगिस्तान की रेत पर दौड़ रहा था। उसके पीछे 5 लोग आदमी का उसका पीछा कर रहे थे। वह आदमी खून से लथपथ था। उसके कपड़े जगह जगह फटे हुए थे और उसे कई सारी चोटें आई हुई थी, जिससे खून रिस कर रेत पर गिर रहा था। उसके पीछे 5 आदमी लगे हुए थे, जिसके हाथ में तलवार और बंदूक थी। एक आदमी, जो कि उन आदमियों का लीडर था, वह सबको कहता है, यह आदमी बच के नहीं जाना चाहिए, वरना हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा आदमी उसका चेला था। वह कहता है, हुकुम, तुम चिंता कौन नहीं करो, आज ये आदमी यहाँ से बचेगा नहीं, इसकी आज यहाँ से लाश ही बरामद होगी। तभी उसके पीछे के चेले भी एक साथ कहते हैं, जगदीश सही कह रहा है, सही कह रहा से हुकुम, जे वास्ते हम अपनी जान भी दे देंगे। जे आदमी को बच्चे को कौनी। वह घायल आदमी आगे आगे भाग रहा था। उसके पीछे पीछे यह 5 लोग भाग रहे थे। वह आदमी भागते हुए अपने आप से कहता है, मन्ने जल्दी से लोगों के हाथों से बचना होगा। मन्ने जे बात सारे सरपंच को बतानी होगी। इन भारे भास भगत कोनी। इतना कहकर वह आगे आगे भागने लगता है, पर अचानक से ही रेत पर उसका पैर फिसल जाता है और वह लुढ़कते हुए रेत के टीले से नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल जाती है। तभी वह 5 आदमी भी उस आदमी के पास आ जाते हैं। वह आदमी जो रेत से गिरा हुआ था, वह इन 5 को देखकर डर जाता है और उसकी जान हालत में अटक जाती है। उन 5 आदमी का लीडर जमीन पर गिरे हुए आदमी को देखता है और धीरे धीरे कदमों से उसके पास चलते हुए जाता है। लीडर जैसे जैसे चल रहा था, उस आदमी की सांसें वैसे वैसे अटक रही थी। लीडर उस आदमी के पास आ जाता है और घुटनों के बल बैठकर उस आदमी को देखने लगता है। लीडर उस आदमी की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरता है। उस लीडर के हाथ उसके अपने चेहरे पर महसूस कर उस आदमी का दिल हलक में आ जाता है। उसके चेहरे से खून के साथ साथ पसीना भी बहने लगता है। वह आदमी अटकते हुए कहता है, तु, 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 तुम कौन हो? क्यों पड़े हो हमारे पीछे? वह आदमी, मतलब लीडर, उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे सरपंच, तुझे बताया था इस मामले में तुम्हारे हुक्म के साथ मिलाने पर तू माना नहीं, और तुमने अपनी की, तो मैं अब अपनी करूँगा। तुम्हें इस दुनिया से रुखसत करूँगा, वह भी अपने परिवार के पास। सरपंच रुकते हुए बोला, क्या 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 किया है तुमने मेरे परिवार के साथ? लीडर मुस्कुराते हुए बोला, जो भी किया है मरने के बाद ऊपर पूछ लेना उनसे। फिर कुछ सोचकर लीडर फिर से आगे कहता है, तुम्हें एक मौका देता हूँ, अभी भी वक्त है, मान जा, तुझे छोड़ दूंगा, मेरे हुक्म बहुत दयावान है। वह आदमी, मतलब सरपंच, उस आदमी की बात सुनकर अपनी हिम्मत बढ़ाता है और एक डर का घूंट पीकर उस आदमी की तरफ देखते हुए करकर आवाज में कहता है, थारा वो हुक्म, वह भी दयावान, किस भ्रम में जी रहे हो तुम? म्हारे को सब पता से थारा हुक्म कितना दयावान है। अगर मेरा परिवार भी इस बात के लिए कुर्बान हो गया ना, तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि राजा के लिए उसी प्रजा बलिदान देने के लिए तैयार होती है और मेरे परिवार ने यह कर्तव्य बखूबी निभाया है। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, मर जाऊंगा पर उस
नीच आदमी के साथ नहीं मिलूंगा। इस रियासत के लिए हमारे पुरखों ने खून बहाया है। उनकी मेहनत में किसी नाजायत के हाथ में तो नहीं जाने दूंगा। मर जाऊंगा पर तुम्हारे हुक्म के साथ तो दूर की बात, मैं उसका चेहरा देखना भी पसंद ना करूंगा। अगर इस रियासत के लिए मेरा खून बहे तो वह भी चाय से, ऐसे लाखों मेरे जैसे सरपंच कुर्बान है इस रियासत के लिए। रस्सी जल गई पर बल कौनी गयो। थारे को मरने का इतना ही शौक है ना, थारा शौक मैं पूरा करता हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ का खंजर उस सरपंच के गले के आर पार कर दिया और एक खून का फव्वारा सीधा उस लीडर के चेहरे पर गया। सरपंच वहीं तड़पते तड़पते मर गया। सुबह का वक्त अलवर, सुबह के 8 बज रहे थे। मीरा और आर्यन उठ चुके थे और दोनों सुबह की चाय पी रहे थे। आज उन्हें कंपनी देने के लिए पत्रलेखा जी और जगत सिंह जी भी आए हुए थे। चारों एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे और गप्पे मार रहे थे। जगत सिंह जी मीरा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता है बेटा, आपके पिता और हम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और उसी कॉलेज में आपकी माता जी भी पढ़ा करती थी। मीरा उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हुए कहती है, आप सच कह रहे हैं बाबा साहब? अरे ये 500% सच है। मीरा एक्साइटेड होते हुए आगे कहती है, और बताइए ना बाबा साहब हमारे पापा और माँ के बारे में। जगत सिंह जी चाय की चुस्कियां लेते हुए कहते हैं, बताएंगे बताएंगे, रुको अभी नहीं, हम दोनों आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। मीरा चेहरा लटका कर बोली, ठीक है बाबा साहब, आपको जब फुर्सत होगी तब बताइएगा, पहले आप जरूरी बात बताइए। जगत सिंह जी, नवरात्रि के 5वें दिन आप दोनों को हमारी करीबी रियासतों को निमंत्रण देने जाना होगा। राजसी सम्मेलन का, जगत सिंह जी ने कहा, और बाकी के रियासतों में हम और आपकी मासा जाएंगी। मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, बाबा साहब इन्होंने हमें कल ही बता दिया था इस बारे में। जगत सिंह जी ने कहा, हमें पता है आर्यन, आपको कल ही बता दिया था, उन्होंने हमें बताया। और हमें और एक बात बतानी है। आर्यन और मीरा दोनों उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए कहते हैं, बताइए बाबा साहब क्या है। जगत सिंह जी बोले, आपको और मीरा को आपकी बुआ के पास जाना होगा उन्हें निमंत्रण देने। आर्यन एकदम से कहता है, पर उन्हें क्यों बुलाना है? हमने उन्हें सालों से निमंत्रण नहीं भेजा, तो आज ऐसा क्या हो गया जो हमें उन्हें निमंत्रण भेजना पड़ रहा है? पत्रलेखा जी आर्यन को शांत रहने का इशारा करती हैं। आर्यन शांत रहिए, आपके पापा क्या कह रहे हैं उनकी पूरी बात तो सुनिए। आर्यन ने कहा, कहिए बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं आप? उन्हें आपको निमंत्रण देना होगा क्योंकि इस बार आपको हम राजदंड सौंपने वाले हैं, और वह कैसी भी हो, और अलवर शाही परिवार की एक सदस्य थी, उनका होना हमारे लिए जरूरी है, और लोगों के मुंह पर भी ताला लग जाएगा। ठीक है बाबा साहब, आर्यन ने अपना चेहरा लटकाते हुए कहा। तभी मीरा का फोन बजने लगता है। उसकी रिंगटोन सबके कानों में गूंजने लगती है। मीरा फोन की तरफ देखते हुए कहती है, अमर का फोन है, वह भी इतनी सुबह। वह फोन रिसीव करती है और अपने कान पर लगाती है। कहिए अमर, क्या जरूरी बात है जो आपने इतनी सुबह हमें फोन किया? उधर से अमर कहता है, गीतांजलि दी, बात नहीं बतंगड़ हो गया है। यह बहुत बड़ी घटना हो गई है यहाँ। आपको जल्दी से जल्दी हीरापुर आना होगा। हीरापुर जोधपुर का एक गांव है। आप जल्दी से हीरापुर आ जाइए, यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हो गई है, आपको जल्दी से जल्दी यहाँ आना होगा। मीरा ने कहा, ऐसा भी क्या हुआ है अमर? हीरापुर में हुआ नहीं, बहुत कुछ हो चुका है, अमर हड़बड़ी में बोला। मीरा चिढ़कर बोली, यूँ पहेलियों में बात करना बंद कर दीजिए और हमें साफ साफ बताइए। अमर चिंतित स्वर में मीरा को सारी बात बताने लगता है। अमर जैसे जैसे बता रहा था वैसे वैसे मीरा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। उसका चेहरा कठोर और गुस्से से लाल साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद मीरा फोन रख देती है। उसके चेहरे पर गुस्से के साफ साफ भाव दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में खून उतर आया था, आंखें एकदम गुस्से से लाल हो गई थी। अचानक से मीरा का ऐसा रूप परिवर्तन देख कर पत्रलेखा जी, जगत जी और आर्यन तीनों बेचैन हो जाते हैं। तीनों को कुछ समझ में नहीं आता है कि दूसरी तरफ से ऐसा क्या कहा गया जिससे मीरा को इतना गुस्सा आ गया। आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, क्या हुआ जो तुम इतने गुस्से में हो? ऐसा भी क्या कह दिया अमर ने? पत्रलेखा जी भी मीरा की चिंता करते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? कुछ हुआ है बेटा जिससे आपको इतना गुस्सा आया? जगत सिंह जी ने मीरा की तरफ देखते हुए बोला। मीरा गुस्से में जलते हुए उन सब की तरफ देखते हुए बोलती है, शैतान सिंह ने पाप की सीमा लांघ दी माँ। वो इतना गिर सकता है, हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ है बेटा, आप हमें बता सकती हैं? हीरापुर के सरपंच सज्जन सिंह, जो कि किसी ने उन्हें मार दिया।
सज्जन सिंह को किसी ने मार दिया। उनके घर पर उनकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी और उनकी बेटी के साथ किसी ने दुष्कर्म करके उसे मार डाला। जगत सिंह जी हैरानी से मीरा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, सज्जन सिंह आपके पिता के सबसे खास आदमियों में से थे और वह जोधपुर के शाही घराने के प्रति सबसे वफादारों में से एक थे, तो शैतान सिंह ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? सब लोग मीरा की इस बात को सुनकर सदमे में चले गए थे। मीरा दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ कहती है, क्योंकि वह हमारे साथ थे। उनके साथ जोधपुर रियासत के आधे से भी ज्यादा सरपंच हमारे साथ हैं। वह सब बगावत करना चाहते थे। शैतान सिंह जोधपुर को छोड़, राजमहल को छोड़ वहां से चला जाए, पर शैतान सिंह ने कुछ लोगों को लालच देकर अपने पाले में कर लिया और जो हमारे सबसे वफादार थे वह उनके सामने झुके नहीं। वह उनसे लड़ने के लिए तैयार थे, पर शैतान सिंह इतना नीचे गिर सकता था, मुझे इसका विश्वास नहीं था। उसने आज साबित कर दिया है कि वह जीने के नहीं मरने के ही लायक है। फिर मीरा आगे कहती है, सज्जन सिंह जी अपने गांव के काम के लिए जैसलमेर गए हुए थे। वहीं पर गांव की सीमा के पास रेगिस्तान के अंदर ही उन्हें मार डाला। उनके घर पर यह सब कुछ हो गया। मीरा की बातें सबको समझ में आ रही थी। शैतान सिंह ने इस बार हदें लांघ दी थी। मीरा आगे जगत सिंह जी और पत्रलेखा जी और आर्यन से कहती है, अब समय आ गया है, पूरे राजस्थान को जानना होगा जोधपुर की असली राजकुमारी अभी जिंदा है। अब मुझे पूरे राजस्थान के सामने ऐलान करना होगा, आ गई हूँ मैं। मेरे लोगों को भी पता चलना चाहिए कि शैतान सिंह के चंगुल से अपनी रियासत बचाने के लिए उनकी राजकुमारी आ गई है। फिर जगत सिंह जी की तरफ देखते हुए मीरा कहती है, बाबा साहब हमें आपसे अनुमति चाहिए। जगत सिंह जी ने कहा, जी कैसी अनुमति चाहिए आपको बेटा? मीरा एक गहरी सांस लेकर कहती है, हमें राजसी सम्मेलन में पूरी रियासत के राजाओं के सामने हमारी सच्चाई से उन्हें रूबरू करवाना चाहते हैं। क्या हम यह कर सकते हैं? मीरा की आवाज़ सुनकर जगत सिंह जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो मीरा को कहते हैं, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मगर आपके मन में यह ख्याल आया है, अगर आपके मन में यह ख्याल आया है तो आप कर सकती हैं। फिर वह आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, कुंवर साहब मैं हीरापुर हमें जाना है, आप चलिए हमारे साथ। आर्यन ने कहा, तुम इस हालत में हीरापुर जाना चाहती हो? पहले तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और तुम्हें हम इतनी दूर भी नहीं जाने दे सकते। डॉक्टर ने मना किया था आपको। मीरा ने कहा, देखिए आर्यन जी, हमने आपकी बात पहले मान ली कि हम न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे, पर हम आपकी यह बात नहीं मान सकते। इस बार उसकी रियासत को उसकी राजकुमारी की ज़रूरत है और इस राजकुमारी को अपनी रियासत की। मुझे हीरापुर ले चलिए, वरना आप नहीं चलेंगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। पत्रलेखा जी माहौल की नज़ाकत को समझकर कहती हैं, बेटा मीरा सही कह रही है, इस बार सवाल रियासत का है। आप इन्हें हीरापुर ले जाइए। आर्यन उनका विरोध करते हुए कहता है, माँ इन्हें चोट आई है, उनके कंधे की पट्टी अब तक निकली नहीं है, तो ये वहाँ कैसे? हम खुद का ख्याल रख सकते हैं कुंवर साहब, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ चलिए। अब आर्यन कुछ नहीं कहता और चलने के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद दोनों तैयार हो जाते हैं और कुछ देर में वह हीरापुर के लिए निकल जाते हैं। आर्यन की गाड़ी हीरापुर के रास्ते पर चल रही थी। आर्यन और मीरा दोनों पीछे पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे और उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उनके पीछे 4 गाड़ियां और चल रही थी जो इनकी सेफ्टी के लिए थी। मीरा बाहर की तरफ देख रही थी जहां अथांग पसरा हुआ था, रेगिस्तान था। बाहर हवा चल रही थी, उसके साथ साथ रेतीली मिट्टी हवा में उड़ रही थी। मीरा बाहर देख रही थी, उसके मन में थोड़ी सी शांति थी। वहीं आर्यन मीरा को यूं बाहर देख कर उसकी तरफ देखने लगता है, या यूं कहे उसके चेहरे में खो जाता है। दोपहर 11 बजे हीरापुर। कुछ देर बाद गाड़ी हीरापुर आकर रुकती है। गाड़ी का जब ब्रेक लगता है तो अचानक से आर्यन का ध्यान मीरा से हटकर गांव की तरफ जाता है। यूँ तो हीरापुर गांव में इस समय काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, पर आज गांव जैसे शमशान में तब्दील हो गया था। गांव में मौत सी शांति फैली हुई थी। कोई गांव में दिख नहीं रहा था, बस इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। आर्यन ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोलता है, हम तो हीरापुर गांव जा रहे थे ना, तो कहाँ गए? ड्राइवर सर झुकाकर सामने की ओर देखते हुए कहता, कुंवर साहब ये हीरापुर है, पर आज यहाँ बहुत शांति है, यह काफी आश्चर्य की बात है। आर्यन कुछ नहीं बोलता है और अपने फोन में किसी को मैसेज करता है तो उसके पीछे की गाड़ी में से एक आदमी निकलता है। वह सीधा चौराहे के पास एक आदमी बैठा हुआ था, उसके पास चला जाता है और उसे कुछ बातें करने लगता है। फिर वह आर्यन के पास आकर कहता है, कुंवर साहब यहाँ से सीधे जाने पर ही सरपंच की हवेली दिखेगी। इतना कहकर वह फिर से अपनी गाड़ी में चला जाता है। ड्राइवर आगे
ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। वहीं मीरा खिड़की के बाहर ही देख रही थी। वहीं दूसरी ओर सरपंच की हवेली में, बड़ी सी हवेली के सामने पूरे गांव के लोग जमा हो चुके थे। वहां पर सन्नाटा पहाड़ा पसरा हुआ था। सब लोगों की आंखें नम थी। वहीं सरपंच का बेटा नयन अपने परिवार की लाशें देखकर सदमे में चला गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह देखकर कि क्या हो गया। वहीं गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे। पहला गांव का आदमी कहता है, कौन ऐसा दुश्मन था जो हमारे सरपंच साहब के परिवार को ऐसा बर्बाद करके चला गया। दूसरा आदमी कहता है पहले आदमी से, रमेश भाई आप ठीक कह रहे हैं, कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जो हमारे सरपंच के साथ हुआ है। पहला आदमी रमेश दूसरे आदमी से कहता है, भला इंसान का सरपंच रियासत के शाही घराने के सबसे वफादार में से एक थे। राजा प्रताप सिंह रावत के मरने के बाद पूरी रियासत उनके सौतेले भाई के हाथ में चली गई। दूसरा आदमी रमेश से कहता है, तुमने सही कहा, इस रियासत में रहने लायक कुछ भी नहीं बचा है। हर बार शैतान सिंह का जुल्म सहना पड़ता है हमें। वहीं तीसरा आदमी उनके बीच में बोलते हुए कहता है, देखा ना सरपंच की बेटी के साथ कैसा हुआ। अगर सरपंच शैतान सिंह का साथ देता तो उसके घर में ऐसा नहीं होता, ना ही सरपंच जान से मारा जाता। पहला आदमी रमेश तीसरे आदमी से कहता है, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है ना वह हमारा राजा नहीं है, ना ही कभी बन सकता है। नाजायद औलाद कभी राजा नहीं बनती है, आपको तो पता ही होगा। दूसरा आदमी रमेश को समझाते हुए कहता है, अरे रमेश ऐसा मत बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बात बढ़ जाएगी। फिर तीनों खामोश हो जाते हैं और सरपंच की हवेली की तरफ देखने लगते हैं। वहीं हवेली के सामने सरपंच सज्जन, उनकी पत्नी नीता और उनकी बेटी सीमा, ऐसे तीनों की लाश थी। वह भी सफेद कपड़ों से ढकी हुई। उनके बाजू में पुलिस खड़े हुए थे जो कि हतलब थे। उन्हें पता था कि यह काम किसने किया है और वह चाह कर भी उस इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। सरपंच का 18 साल का बेटा अपने परिवार की लाश देखकर बिलक बिलक कर रो रहा था, क्योंकि एक ही रात में उसके सिर से माँ बाप और बहन का साया झूठ गया था। वहीं सरपंच के रिश्तेदार उस बच्चे को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर हवेली के सामने किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। सब लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो इतनी महंगी गाड़ियां देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं दोनों रास्तों के सामने आमने सामने दो गाड़ियां खड़ी हुई थी और दोनों गाड़ियों के पीछे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी और आर्यन और मीरा की गाड़ी के पीछे 4 गाड़ियां खड़ी हुई थी। वहीं उनके विरुद्ध उनके सामने एक और गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी जो कि शाही गार्ड की थी। उनकी विरोधी गाड़ी में से एक रौबदार पर्सनालिटी बाहर निकलती है। यह कोई और नहीं, शैतान सिंह था। उसी के साथ उनका बेटा मान सिंह और उनकी बेटी मालनी बाहर निकलती हैं। तो सब लोग शैतान सिंह को यहाँ देखकर और भी हैरान हो जाते हैं और उसके परिवार को देखकर भी। वहीं उनके पीछे की गाड़ियों में से जोधपुर के शाही गार्ड से निकलते हैं, जिनके सीने पर लगे ब्याज से लोग उन्हें भी पहचान जाते हैं। तो वहीं आर्यन अपने सामने किसी और की गाड़ी देखता है तो उसे चिड़न होने लगती है। फिर आर्यन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके बाहर निकलते ही सब लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं, क्योंकि आर्यन को लगभग पूरा राजस्थान जानता था कि आर्यन सिंह राठौर कैसी शख्सियत है। आर्यन ने एक सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था और नीचे धोती वाली पैंट पहनी हुई थी और उसने अपने हाथ में सिंपल सी महंगी घड़ी पहनी हुई थी। वहीं उसी के साथ मीरा भी बाहर निकलती है। मीरा की पर्सनालिटी में आज काफ़ी अंतर लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क पड़ी थी। सदान सिंह को देखकर मीरा ने आज सफ़ेद गाउन पहना हुआ था और उसका एक कंधा और उसका एक कंधा से लटक रहा था। उसे बारीक से झुमके अपने कान में पहने हुए थे और दूसरे हाथ में एक सिंपल सी घड़ी पहनी हुई थी। वहीं सामने शैतान सिंह मालिनी मान सिंह को देखती है तो उसकी आंखों में ज्वालामुखी फूट पड़ता है, मानो वो तीनों को जलाकर राख कर देगी। तो वहीं आर्यन को मीरा को साथ देखकर पूरा गांव हैरान हो जाता है और शैतान सिंह को यहाँ आते देख सारे गांव को डर जाते हैं। आज आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे राजस्थान में कि 2 शाही घराने एक सरपंच की मृत्यु पर शोक जताने आए हों, क्योंकि जिस रियासत का सरपंच मरता था उसी रियासत के लोग उसे श्रद्धांजलि देने आते थे या किसी को भेज देते थे। आज ऐसा नज़ारा देखकर सब लोग हैरत में थे और किसी को तो अनहोनी होने का अंदेशा भी हो रहा था। वहीं शैतान सिंह को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन और मीरा हीरापुर आ सकते हैं। मीरा और आर्यन शैतान सिंह को इग्नोर करते हुए भीड़ को चीरते हुए सरपंच के पार्थिव शरीर के पास जा रहे थे। उनके पीछे पीछे उनके गार्ड थे। तो वहीं पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अलवर का राजकुमार और होने वाला राणा सा ऐसे किसी सरपंच की मौत पर दुख जताने के लिए आने वाला है। तो मीरा की आंखों में एक तरफा आंसू, दूसरी तरफ मौत सी
ठंडाहट दिख रही थी। वह तीनों पार्थिव शरीर के पास जाती है और गार्ड्स के हाथों से फूल की माला लेकर तीनों पर चढ़ा देती है। आर्यन और मीरा दोनों नमन करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ सरपंच का बेटा रो रहा था, मीरा वहाँ चली जाती है क्योंकि मीरा उसे पहचान गई थी। वह सरपंच के बेटे के पास जाती है। मीरा बेसुध जो कि बेसुध सा रो रहा था, मीरा उसके पास जाती है और उसके सिर पर हाथ फिराती है। जब उस बच्चे को एहसास होता है कि उसके सिर पर किसी का हाथ है तो वह ऊपर देखता है, तो ऊपर उसे सुंदर सी लड़की का चेहरा दिखता है और एक पल के लिए उस लड़की को देखकर वह हैरान हो जाता है। मीरा उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम नयन हो ना? लड़का डबडबाई आंखों से मीरा की ओर देखता है और हाँ में सिर हिला देता है। मीरा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम तो मुझे पहचानते हो ना? लड़का मतलब नयन फिर से हाँ में सिर हिला देता है। मीरा लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तो वैसे रो मत नयन, रोने से कुछ होता नहीं है, ना ही उन पापियों को सजा मिलती है जिन्होंने ऐसा पाप किया है। तुम बस एक बात याद रखो, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, इंतकाम की आग होनी चाहिए। अरे तुम कोई अरे गहरे लड़के नहीं हो, तुम्हें क्षत्रिय और एक राजपूत हो, और राजपूत की आंखों में आंसू नहीं, हमेशा एक आग दिखाई देनी चाहिए। हमें देखिए, हमारी तरफ देखिए, हमारे बचपन में ही हमारे माता पिता का साया हम पर से हट गया था और हम भी इंतकाम की आग लिए हुए फिर से राजस्थान वापस आए हैं। जिन्होंने भी आपकी माँ और बहन के साथ गलत किया, हम उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे, जिसे पूरा राजस्थान याद रखेगा कि ऐसे कृत्य करने पर कैसी शिक्षा मिलती है। नयन ध्यान से मीरा की बातें सुन रहा था। उसे भी समझ में आ गया था कि उसे अब क्या करना है। आप वह अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और मीरा के गले लग जाता है। वहीं मीरा को ऐसे गले लगाने से सब लोग हैरान हो जाते हैं। पूरे गांव के लोग एकटक उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। वहीं शैतान सिंह इसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पहले से पता था कि मीरा का यहाँ आना किसी न किसी कारण से होगा, क्योंकि वह सरपंच मीरा के लिए बहुत करीब था और प्रताप की भी बहुत करीब था। अब मीरा उसे गले लगी हुई थी। उसे भी अपने मन में अपनेपन का एहसास होता है। उसे गले लगाए सहलाने लगती है। नयन सरपंच का बेटा मीरा के कान में कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए राजकुमारी, हम बिना बताए आपके गले लग गए, पर हमें आपके कानों में एक बार डालनी है। मीरा उसकी बात सुनकर बोली, मुझे बिल्कुल भी नहीं बुरा लगा कि आप हमारे गले लगे। आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। यह काम शैतान सिंह के आदमियों का ही है राजकुमारी, और मेरी बहन के साथ यह सब आपके सौतेले चाचा के बेटे मान सिंह ने किया है। कृपया कर उसे ऐसी सज़ा दीजिए जिससे कोई भी आदमी ऐसी हरकत करने से थर थर काँपे। हमारी बहन स्वाभिमानी थी राजकुमारी, उसके साथ यह सब हो गया तो उसने अपनी जान दे दी। प्लीज़ आप अपने भाई को सजा दीजिएगा, अपने राज्य कर्तव्य को निभाएं। मीरा ने कहा, आपकी बहन के साथ न्याय होगा। यह रियासत मेरी है और मेरी रियासत की किसी भी लोगों के साथ अन्यायपूर्वक बर्ताव नहीं करेंगी, चाहे वो मेरा परिवार का सदस्य हो या कोई दूसरा व्यक्ति। इतना कहकर दोनों अलग होते हैं। वहीं सरपंच की हवेली, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों की ही नज़र शैतान सिंह पर पड़ जाती है, जो उन दोनों को ही घूर रहा था। फिर शैतान सिंह आता है और उस पार्थिव शरीर को नमन करके गांव वालों के सामने झूठा भाषण देने का प्रयास करता है। आज बड़ी दुख की बात है हीरापुर का वासियों के लिए, बहुत दुखद दिन है। उनके सबसे अच्छे सरपंच का आज देहांत हो गया है। इसके लिए मैं अब अपना दुख प्रकट करता हूँ और मेरा वादा है, ये जिसने भी यह सब किया है ना, उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। और आज से इस गांव की जिम्मेदारी जोधपुर राजघराना उठाएगा और इस गांव को उन्नति की ओर कदम बढ़ाने के लिए सहायता करेगा। तभी वहां पर एक कर्कश आवाज गूंजती है, ऐसा राजघराना जिसके पास ना ही राजा हो और ना ही उत्तराधिकारी, जो खुद अपनों का ना हो सका, वही गांव वालों का क्या होगा। सब लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं तो यह बात किसी और ने नहीं, मीरा ने कही थी। यह बात करते वक्त मीरा की आंखों में क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। वह गुस्से भरी नजरों से शैतान सिंह की तरफ देख रही थी। जिस नजरों में अभी तक प्रेम और ममता के साथ साथ दुख के भाव थे, अब उन्हीं आंखों में बदले की आग नजर आ रही थी। वहीं मीरा की बात सुनकर शैतान सिंह गुस्से का और अपमान का घूंट पीकर शांत हो जाता है, क्योंकि आज उसके सामने इतने सारे गांव के लोग थे और वो इन सबके सामने बुरा नहीं दिखना चाहता था। पर क्या करी, आज शैतान सिंह की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि अपने
पिता की बेइज्जती मान सिंह सहन नहीं कर पाया, तो इसलिए वह गुस्से में फटकते हुए मीरा से कहता है, औकात में रहकर बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही मान सिंह की ऐसी बातें सुनकर आर्यन को गुस्सा आ जाता है और वह मान सिंह की तरफ घूरते हुए अपनी कठोर आवाज में कहता है, औकात की बात तो तुम मत ही करो मान सिंह, क्योंकि तुम्हारी औकात मेरी पत्नी से कम ही है। भूलो मत तुम कि वो अलवर की होने वाली महारानी है और राजस्थान की हुक्मरानी, तो औकात की बात उनके सामने करने की तुम्हारी औकात नहीं है। अरे पतिदेव जी, आप भी किसके मुंह लग रहे हो? बच्चा है ना, इसलिए समझ नहीं पा रहा है, मीरा ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। तो वहीं सब लोग इन लोगों की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि एक शाही परिवार दूसरे शाही परिवार के विरुद्ध जा रहा था और ऐसे माहौल में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सामने सरपंच के परिवार का पार्थिव शरीर है, तो वहीं राजसी लड़ाइयाँ। मानसिंह मीरा की बातों का तो जवाब नहीं देता, पर वो आर्यन की बातों का बखूबी जवाब देता है। आप भी भूल रहे हैं कुंवर आर्यन, हम भी जोधपुर के होने वाले राजा हैं, तो आप हमारी औकात तो बिल्कुल मत दिखाइएगा। अरे वाह, नाजायद औलाद की बेटी भी राजा बनने के लिए ख्वाब पाले बैठे हैं, मानना पड़ेगा शैतान सिंह। आपको आपकी बेटी आपको आपने अपने बेटे को बखूबी शिक्षा दी है दूसरे के हक को कैसे छीनने का। मीरा ने शैतान सिंह की तरफ कटाक्ष करते हुए कहा। मीरा की बातों से शैतान सिंह का सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से भरी आवाज में मीरा से कहता है, अपने शब्द सही से इस्तेमाल कीजिए कुंवर रानी, वरना यही शब्द आपके नुकसान के कारण बन सकते हैं। मीरा अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए बोली, हम तो अपने शब्द सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर शायद आप ही हैं जिन्हें सच्चाई हजम नहीं हो रही है। कितना भी कहो, सच तो कड़वा होता ही है ना, और कड़वी चीजें हर किसी को हजम नहीं होती। बस बस हो गया कुंवर रानी। मीरा, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपकी बातों को सुनते जाएं। आप भूल रही हैं, हम भी जोधपुर के शाही घराने से हैं। मीरा हंसते हुए बोली। शैतान सिंह की बात पर कहती है, आप बस शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं, ना ही शाही घराने को चलाते हैं। और एक बात याद रखिए, ऐसे तो नौकर भी शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वह वहाँ पर रखवाली और नौकरी करते हैं। तो मैं शायद आपको नौकर की गिनती में रख सकती हूँ, क्योंकि जोधपुर के शाही घराना उनके सदस्य कहाँ है किसी को नहीं पता। और आपको नियमानुसार राजा आपके बेटे को राजगद्दी तो नहीं दी जा सकती ना। मीरा की इन बातों ने शैतान सिंह पर तीरों का काम किया था, जो कि शैतान सिंह के मान और मर्यादा को छलनी कर रहे थे। बस हो गया कुंवर रानी मीरा, हम कब से हमारे पिता के खिलाफ आपकी यह कड़वी शब्द झेल रहे हैं, पर एक बात याद रखिए, हर बात सहने की एक लिमिट होती है, और आप उस लिमिट को क्रॉस कर रही हैं। अगर आपने एक भी शब्द कहा तो हम भूल जाएंगी कि आप कौन हैं। मालिनी ने मीरा की तरफ घूरते हुए और जलन के भाव से कहा, आप भूल ही गई हैं मालिनी कि हम कौन हैं। अगर आपको याद होता तो आप हमसे ऐसी बात करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करती। और एक बात याद रखिए, हमसे बात करने की आपकी हैसियत नहीं है, तो जो दूर जाकर खड़ी हो जाइए। उसका इतना कहना था कि मालिनी का गुस्सा हद से पार हो गया और वह अपने गुस्से पर काबू ना रख पाई, इसलिए उसने मीरा को थप्पड़ मारने की कोशिश की, पर मीरा ने अपने दूसरे हाथ से ही मालिनी का थप्पड़ रोक लिया और उसका हाथ झटक कर उसी हाथ से उसके गाल पर एक तमाचा मारा, जिससे मालिनी जमीन पर गिर गई। और वहीं सभी गांव वाले यह देखकर और भी हैरान हो गए। उनके प्राण अपने आप सूखने लगे थे। उन्हें अब यह लगने लग गया था कि इनकी लड़ाई में वह ना शहीद हो जाए। मीरा मालिनी की तरफ ठंडी आंखों से देखते हुए बोलती, हमें कमजोर समझने की भूल तो मत कीजिए मालिनी, हम घायल हैं, पर एक बात याद रखिए, घायल शेरनी हमेशा खतरनाक होती है। फिर वो शैतान सिंह की तरफ देखते हुए कहती है, उससे पहले मान सिंह मीरा पर हमला करने आ जाता है, पर वो मीरा पर हाथ उठा पाता उससे पहले ही आर्यन वहां आ जाता है और मीरा मान सिंह के चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता है और सीधा मान सिंह जमीन पर थरथराई सा हो जाता है, धराशायी सा हो जाता है। मीरा आर्यन की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए बोलती है, वाह पतिदेव जी, हमारे साथ रहते रहते आप भी लड़ाकू हो ही। क्या करूं पत्नी जी, अगर पत्नी ही खतरनाक हो तो पति को ऐसे थोड़ी रहना पड़ता है, उसे भी अपनी पत्नी के साथ खतरनाक बनना ही पड़ता है ना। आर्यन ने भी मीरा को उसी अंदाज में कहा। फिर मीरा के भाव सख्त हो जाते हैं और वह शैतान सिंह की तरफ देखते हुए बोलती है, समझा दो अपने दोनों औलाद को, वरना कहीं बे औलाद ना होना पड़े। तुम्हें जो तुम्हें जो सपना तुम देख रहे थे ना इतने सालों से, वह एक ही पल में मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत हो गया तुम्हारा, कब से तुम लोग बोले ही जा रहे हो, हम सहन करे जा रहे हैं। एक बात याद रखो, तुम जोधपुर रियासत में हो और यह इलाका मेरा है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी लाशें अलवर भी पहुँचने ना दूँ, यहीं
इसे मिट्टी और इसी रतीले रेगिस्तान में दफन कर दूं। शैतान सिंह ने गुस्से भरी नजरों से मीरा और आर्यन से कहा। मीरा ने कहा, इलाका तो कुत्तों का होता है, मैं तो शेरनी हूँ, पूरे जंगल पर राज करती हूँ। रही मुझे मिट्टी में दफनाने की बात, तो वह तेरे सपने में भी नहीं हो सकता। सालों पहले तुमने कोशिश करके देख ली थी, उसका नतीजा तुम्हारे आंखों के सामने है। फिर वह सारी हीरापुर वालों की तरफ देखती हुई कहती है, आज के इस तमाशे के लिए मैं माफी चाहती हूँ। आज हम यहाँ आपके सरपंच को श्रद्धांजलि देने आए थे और कुछ लोगों के कारण हमें हमारी असली रूप में आना पड़ा, पर हम ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं और राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी शाह होने के नाते इस गांव को राणा शाह की छत्र छाया में लेने का काम करते हैं, जिससे इस गांव की प्रगति बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। और साथ में ही जब तक इस गांव का होने वाला मुखिया अपनी जिम्मेदारी से संभालने के लायक नहीं होता, तब तक यह गांव राणा साहब के छत्र छाया में रहेगा। मीरा की बात से सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सब लोग मीरा और आर्यन का जय जयकारा लगाने लगते हैं। उन्होंने दुख के माहौल में सुख का बीज जो बो दिया था, सब लोग इस बात से बेहद खुश हो गए थे, क्योंकि शैतान सिंह इसे अपने छत्र छाया में इस गाँव को लेना चाहता था। पर मीरा ने शैतान सिंह का फैसला बदल दिया था। सब गाँव वालों के चेहरे पर एक सुकून था। शैतान सिंह विरोध जताते हुए मीरा को कहता है, तुम नहीं कर सकती, यह रियासत मेरी है और मेरी रियासत के गांव को ऐसे किसी के भी हाथों तो नहीं हो सकता। मीरा ने कहा, भूलो मत शैतान सिंह, यह रियासत तुम्हारी नहीं और इसके अधिकार लेने का हक तुम्हें नहीं है। और एक बात भूल रहे हो, मैं होने वाली हुक्मरानी शाह हूँ इस राजस्थान की, तो मेरा फैसला आखिरी फैसला होगा। इतना कहकर मीरा शैतान सिंह बेहद करीब चली जाती है और कान के पास जाकर उसके कान में कहती है, कैसा रहेगा इनको बता दूं कि मैं ही इनके असली राजकुमारी हूँ। फिर और एक बार आगे कहती है, वैसे भी यह रियासत तुम्हारी नहीं है शैतान सिंह, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी जल्दी ही खत्म होने वाली है और रियासत ट्रस्ट में चली जाएगी। मीरा की आवाज़ सुनकर शैतान सिंह के भाव बदल जाते हैं। वह थोड़ा डरने भी लगता है और मीरा अलग होती है और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान होती है। फिर वह सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, पंडित जी आ चुके हैं, हमें अंतिम संस्कार के लिए चलना होगा जल्दी से जल्दी। रात का समय हो रहा था। मीरा और आर्यन दोनों सरपंच का अंतिम संस्कार कर आ गए थे। वहां पर जो काम करने गए थे वह कर चुके थे। वहीं सरपंच के बेटे की सुरक्षा के लिए अलवर के शाही गार्ड्स वहां पर मौजूद थे। वहीं ऐसे ही देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में बहुत कुछ हो गया था। मीरा खुश रहने लगी, उसके घाव भी धीरे धीरे भर रहे थे। वह आर्यन के साथ मस्ती करती, साथ ही उसे छेड़ती रहती। आर्यन भी अब उसे कुछ कहता नहीं था। उनकी इन हरकतों पर उसे भी मन ही मन मीरा की इन हरकतों पर प्यार आता था, इकरार नहीं कर पाता था। उसे भी मीरा के साथ रहना पसंद आने लगा था, उसका साथ उसे अच्छा लगने लगा था। पर अचानक से ही उसे मीरा के बारे में संग्राम से एक ऐसी बात पता चली थी जिससे वह हैरान हो गया था। वहीं मीरा के पास उसे अपनी बचपन की तस्वीर भी मिली थी, जिसे देखकर उसके पास शब्द ही नहीं थे। वह जो सोच रही थी उस पर अब उसे शक होने लगा था। आर्यन मीरा से पूछना चाहता था कि उसकी बचपन की फोटो उसके पास क्या कर रही है, पर जब संग्राम ने उसे एक जानकारी बताई तो उसे उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मीरा अपने कमरे में बुक पढ़ रही थी और बेड पर बैठी हुई थी। वहीं आर्यन किसी सोच में गुम कमरे के सोफे पर बैठा हुआ था। इसी उधेड़-बुन में रात हो जाती है, रात के करीब 11 बजे। वहीं जब मीरा का ध्यान सोए हुए आर्यन पर जाता है तो उसका ध्यान तोड़ती हुई वो कहती है, क्या बात है कुंवर साहब, कल से आप ऐसे खोई खोई क्यों लग रहे हो? आर्यन बहुत गहरी सोच रहा था। वह कहता है, सच है या नहीं यही, पर मुझे शक हो रहा है। मेरा कन्फ्यूजन से आर्यन की तरफ देखती हुई बोलती है, आप बताकर तो देखिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास होगा तो ज़रूर बताएंगे। आर्यन मीरा की बात सुनकर उसकी तरफ ध्यान से देखता है और कहता है, शायद मुझे भी यही लगता है कि मेरे बात का सॉल्यूशन तुम्हारे पास ही होगा। मीरा उठती है और आर्यन के पास चलती हुई आती है। उसका एक हाथ अभी भी लटका हुआ था, पट्टियों से बंधा हुआ था। मीरा आर्यन के पास आती है और सोफे पर बैठ जाती है और मीरा और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, बोले कुंवर साहब, जो आपके मन में प्रश्न है वह पूछ सकते हैं आप मुझसे। आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हो तुम, कितने चेहरे छुपा रखे हैं इस एक चेहरे में, और क्या क्या कहकर बुलाएं वह भी समझ में नहीं आता मुझे। आर्यन के कहने पर मीरा कंफ्यूज हो जाती है और कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं? जो कहना चाहते हैं साफ साफ शब्दों में कहिए,
ऐसे इन पहेलियों में हमसे सवाल मत कीजिए। आर्यन ने कहा, ठीक है, फिर हम आपको साफ साफ शब्दों में ही पूछते हैं, आप कौन हैं? हमें सही सही बताइए। आप जोधपुर की राजकुमारी हैं, या सोमनाथ की मीरा, या फिर कहो लंदन की चुटकी, या फिर हमारी छोटी गीतांजलि? चुटकी नाम सुनते ही मीरा की आंखें बड़ी हो जाती है और वो आर्यन की तरफ हैरानी से देखने लगती है। उसे अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि आर्यन के सवाल का क्या जवाब दे। फिर भी मीरा झूठ बोलती हुई कहती है, आप क्या बोल रहे हैं कुंवर साहब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके सवाल का जवाब तो मैं शोभनाथ की मीरा हूँ और जोधपुर की राजकुमारी गीतांजलि, ना कि कोई चुटकी। मीरा आर्यन की आंखों में अपने लिए प्रश्न देखती थी। आर्यन ने कहा, मुझे पता था तुम मुकर जाओगी, इसलिए तुम्हें दिखाने के लिए कुछ लाया हूँ। इतना कहते ही आर्यन अपने बचपन की एक फोटो मीरा के सामने कर देता है। वह फोटो हमेशा मीरा के फोन में रहती थी, पर यह फोटो आज आर्यन के पास से, यह जानकर मीरा हैरान हो जाती थी। ये आप बताइए हमें, यह फोटो आपके पास क्या कर रही है? और आप हमसे झूठ मत बोलिएगा, यह एक आखिरी ही फोटो है जो मैंने चुटकी को दी थी, और यह आपके पास क्या कर रही है? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मीरा से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वह बोले भी तो क्या? वह आर्यन को अभी नहीं बताना चाहती थी कि वह उनकी चुटकी है। यह सही समय नहीं था उसके लिए यह जानना। हमें नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं आर्यन। और रही इस फोटो की, तो यह फोटो मैंने आपकी फैमिली एल्बम से ली है। आर्यन गुस्से में चिल्लाती हुई बोला, झूठ! तुम झूठ बोल रही हो। फिर से मैंने पहले ही कहा था, यह आखिरी फोटो है जो मैंने चुटकी को दी थी। तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये ना ही मेरी फैमिली एल्बम में है और ना ही मेरे पास थी। आर्यन ने गुस्से में चिल्लाने से मीरा थोड़ा डर जाती है, और फिर भी वह थोड़ा संभल कर कहती है, मुझे नहीं पता कि आपकी यह फोटो कहाँ से आई। आर्यन मीरा को झकझोर कर कहता है, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। सच क्या है? अब तो मुझे अंधेरे में रखने का फायदा नहीं है। मुझे पता चल चुका है, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मीरा भी गुस्से में बोली, क्या सुनना चाहते हैं आप मेरे मुंह से? बताइए आर्यन जी, क्या सुनना चाहते हैं? तुम्हारी सच्चाई बहुत दिनों से मुझसे छुपी हुई है मीरा। आपको सारा सच तो पता है ना, तो फिर जानना क्यों चाहते हैं? आर्यन नम आंखों से मीरा की तरफ देखते हुए बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम लंदन से कहाँ चली गई थी? मीरा एक गहरी सांस लेकर बोली, हम लंदन से सीधा स्विट्जरलैंड चले गए थे, वहाँ कुछ साल रहे, फिर राजस्थान चले आए। आपको पता ही है आगे क्या हुआ था। फिर मीरा आगे कहती है, हम आपसे मिलने के बाद लंदन के विला में गए थे। उसी रात हमारे विला में हमारे दुश्मनों का हमला हुआ। हमारे पिता ने हमें हमारे तीनों भाई बहन के साथ लंदन भेजा था, क्योंकि हम दुश्मनों से बच कर रह सकें। और कैसे न कैसे दुश्मन को हमारे ठिकाने का पता चल गया। उन्होंने हमला कर हमारे विला को जला दिया था। हमारे शाही गार्ड ने हमें बचा लिया और वहीं से हम स्विट्जरलैंड चले गए थे। वहाँ पर हमारे बाबा साहब की कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ साल वहाँ रहे। फिर बाबा साहब ने हमें राजस्थान बुला लिया, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ पूरा परिवार जानता है। आर्यन भरे गले से कहता है, पहले क्यों नहीं बताया आपने कि आप ही हमारी छुटकी हो? हमें भी पता नहीं था आर्यन कि आप अयान हो। हमें भी कुछ दिन पहले ही पता चला, हमले के एक दिन पहले, जब रिद्धि ने फोटो एल्बम दिखाई थी। आर्यन के चेहरे पर दर्द भरे भाव लाते हुए बोला, तो उसी दिन क्यों नहीं बता दिया आपने कि आप हमारी छुटकी हो? कैसे बताती आर्यन आपको मेरी सच्चाई? पता भी नहीं थी कि मैं कौन हूँ, तो बस हमारे बीच एक नफरत थी। तो तुम्हारी सच्चाई जान चुका था, तब तब बता दिया होता आपने। आर्यन ने नाराजगी से मीरा की तरफ देखते हुए कहा, हम आपको बताना चाहते थे आर्यन, बस हमारी कुछ मजबूरी थी जो हम आपको यह बता नहीं पाए। मीरा ने उदास होते हुए आर्यन से कहा, क्या मजबूरी थी आपकी मीरा? क्यों नहीं बताया आपने यह सच हमें? क्यों उसे छुपाए रखा हमसे? बताइए मीरा हमें। हम नहीं चाहते थे आर्यन कि आप हमें पाकर फिर से खो दें, क्योंकि हमारे सिर पर मौत मंडरा रही थी। अगर आपको मेरी सच्चाई पता चलती और मुझे कुछ हो जाता, तो सबसे ज़्यादा दुख आपको ही होता। इसलिए मैं सब ठीक होने के बाद आपको यह सच्चाई बताने वाली थी। मीरा, आपने यह सच्चाई हमसे छुपाकर कितनी बड़ी गलती की है, पता है? अरे हम तो आपको 12 साल से ढूंढ रहे थे, पर हाथ कुछ नहीं लगता। जब संग्राम ने आपके बारे में बताया और मुझे आपकी फ़ोटो जो मैंने आपको दी थी कई साल पहले, वह मिली, तो मुझे यकीन हो गया था कि आप ही मेरी छुटकी हो।
तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।